जनाब 6 सितंबर 2023 एडेक्सल फिजिक्स सर इमरान यामीन यूनिट 4। टॉपिक चल रहा है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड पार्टिकल एक्सीलरेटर। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में बहुत सारे सवाल रदरफोर्ड करते हुए आ रहे हैं। और पार्टिकल एक्सीलरेटर के नाम से एक टॉपिक पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, साइक्लोट्रॉन। लेकिन आज की क्लास में एक और नया टॉपिक है आपके लिए, और टॉपिक का नाम है कि इसका पूरा नाम है लीनियर एक्सीलेटर। और ये जो लीनियर एक्सीलेटर है, इस लीनियर एक्सीलेटर को इन्होंने नाम दे दिया है शॉर्ट फॉर्म में लाइनेक। ठीक है जनाब। तो जो अंग्रेज की हमने वीडियो देखी है भाई, उसने तो उसको लाइनेक लाइनेक बोल रहा है। ठीक है जनाब। तो हम पढ़ने जा रहे हैं जनाब लाइनेक, और लाइनेक में पढ़ने जा रहे हैं किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया जाता है। ठीक। तो इसकी एक्सेलरेशन का मुकम्मल मैकेनिज्म आपको समझाने जा रहे हैं। अलबत्ता लिखने से हम बचेंगे, और लिखने के लिए हमने जो है ना पहले से ही मार्किंग स्कीम को यहाँ पे कॉपी पेस्ट ला के मार दिया है। ठीक है ना। तो लिखने का कोई प्रोग्राम नहीं है। अलबत्ता टॉपिक हम आपको प्रॉपर्ली यहाँ समझाने जा रहे हैं। टॉपिक बेटा ये है कि अगर मेरे पास मेटल की ट्यूब्स हों, ठीक है जनाब, ये मेटल की ट्यूब्स हैं, और इन मेटल की ट्यूब्स को मैं थोड़ा नैरो ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। तो देखिए जनाब, ये जगह हमें कोई अच्छी मिल जाए, चले यहाँ पे बीच में बना सकते हैं। यहाँ पे सुनिए बेटा, ये मेटल की पहली ट्यूब है, ये मेटल की दूसरी ट्यूब है, ये मेटल की थर्ड ट्यूब है, ये मेटल की फोर्थ ट्यूब है। बस चार से ज़्यादा बनाने की हिम्मत नहीं है। ठीक है जनाब। अच्छा, इन मेटल ट्यूब में ऑल्टरनेट मेटल ट्यूब को मैंने कलरफुल कर दिया है। ठीक। और क्योंकि ये मेटल की जो ट्यूब है, ये मेटल की ट्यूब अंदर से हॉलो है और सिलेंड्रिकल शेप में है, तो मैं इसको सिलेंडर की फॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है जनाब। ये सिलेंडर हो गया, और इस सिलेंडर में भी इसके सेंटर पर बिल्कुल नैरो सा होल है। सिलेंडर के सेंटर में नैरो होल है, और अंदर से ये जनाब हॉलो सिलेंडर है। अच्छा, फिर आपने करना बेटा ये है कि ये जो मेटल के सिलेंडर्स है ना, इन मेटल के सिलेंडर्स को कनेक्ट करना है किसी बैटरी के साथ। तो बैटरी के साथ कनेक्ट करने के लिए गौर कीजिएगा, इन्होंने दो जो रेड कलर वाले थे उसको एक साथ कनेक्ट कर दिया, और जो पर्पल वाले सिलेंडर हैं उनको मैंने अलग से कनेक्ट कर दिया। ठीक है जनाब। अच्छा, इसको अगर मैं पूरा ही पर्पल कर दूं तो अच्छा हो जाएगा, वरना अजीब सा रंग बिरंगा लग रहा है। अच्छा जनाब, अब आप ज़रा गौर कीजिएगा, होने वाला ये है कि यहाँ पर लगा हुआ होगा और यहाँ पे लगा होगा ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स। ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स होता है, तो आपको पता है ऑल्टरनेटिंग करंट की पोलैरिटी रिवर्स होती रहती है। जब पोलैरिटी रिवर्स होती है तो किसी टाइम पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा। तो जो ऊपर वाला पॉजिटिव है तो ऊपर वाला सिलेंडर इस टाइम के ऊपर पॉजिटिव होगा, ये वाला सिलेंडर पॉजिटिव होगा। और इस टाइम के ऊपर ये वाला सिलेंडर नेगेटिव होगा और ये वाला सिलेंडर नेगेटिव होगा। ठीक है जनाब। तो ऑल्टरनेट मैंने कनेक्शन कर दिया। अच्छा, अब करते बेटा ये है कि आपको मैंने कल एक टॉपिक पढ़ाया था, थर्म आयोनिक इमिशन। वो थर्म आयोनिक इमिशन बेटा करता है ये है कि एक फिलामेंट होता है, इस फिलामेंट को हम लोग पहले गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने लगते हैं। इन इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इस नेगेटिव चार्ज को ये जो बेटा पॉजिटिव सिलेंडर है इसके सामने लगा हुआ, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जब इसको अट्रैक्ट करता है तो क्योंकि इसके अंदर एक छोटा सा नैरो होल है, नैरो स्लिट है, उस नैरो होल के अंदर ये बीम ऑफ ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये बीम की फॉर्म में अंदर एंटर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। जैसे ही ये अंदर एंटर होते हैं तो पॉजिटिव ने इसको अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, इतनी देर में ऑल्टरनेटिंग करंट की ना पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। ऑल्टरनेटिंग करंट ना खुद ब खुद अपने आप को प्लस माइनस रिवर्स मारेगा। जैसे ही उसकी पोलैरिटी रिवर्स होती है, तो पोलैरिटी रिवर्स होने का मतलब नीचे वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो गया बेटा, ऊपर वाला नेगेटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है ना। अच्छा, जब ये पॉजिटिव हो गया तो अब क्या होने वाला है कि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वाले सिलेंडर नंबर 1 में आ गई थी, इस सिलेंडर नंबर 1 में से वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना, क्योंकि अब ये नेगेटिव हो चुकी है,
तो वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी, और ये जो पर्पल वाला सिलेंडर है ये अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भागेंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पहुंचेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के पहुंचते ही सिलेंडर नंबर 2 की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, और पोलैरिटी रिवर्स होने का मतलब इट बिकम्स नेगेटिव एंड इट बिकम्स पॉजिटिव। पोलैरिटी क्या हो गई जनाब, रिवर्स हो गई। जैसे ही पोलैरिटी रिवर्स हुई, तो जनाब इस नेगेटिव सिलेंडर ने इसको रिपेल करा, पॉजिटिव ने इसको अट्रैक्ट करा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया। अब तो मुझे ये कहानी सुनाते हुए भी यकीनन इरिटेशन हो रही है कि हम एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। कर ये रहा है कि ईच सिलेंडर इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव बनकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और अब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड अप होती है। और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड अप होगी, तो हम कहेंगे उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो गया। तो सिलेंडर नंबर 1 ने उसको अपनी तरफ खींचा, स्पीड बढ़ा दी। सिलेंडर नंबर 2 ने और स्पीड बढ़ा दी। सिलेंडर नंबर 3 ने और स्पीड बढ़ा दी। तो हर सिलेंडर ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ कनेक्टेड है ना, तो उसकी पोलैरिटी ऑल्टरनेटली रिवर्स हो जा रही है, और ऑल्टरनेट पोलैरिटी रिवर्स होने से इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड अप्रोच करती है स्पीड ऑफ लाइट को। इलेक्ट्रॉन की स्पीड अप्रोच करती है स्पीड ऑफ लाइट को। तो अगर आप मेरी इस वीडियो को देखें, मतलब इस एनिमेशन को देखें, तो ज़रा देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, इट इज़ द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इन इलेक्ट्रॉन्स के इमिशन के बाद, इलेक्ट्रॉन्स के इमिशन के बाद, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन, इन्होंने आधी ट्यूब बनाई है, और ये ट्यूब में से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते जा रहे, होते जा रहे, होते जा रहे। इसीलिए इसका नाम रखा है पार्टिकल एक्सीलेटर, क्योंकि ये पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हो रहे हैं। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को बढ़ाती जाती है, बढ़ाती जाती है, बढ़ाती जाती है, और इसकी स्पीड को हम स्पीड ऑफ लाइट के करीब ले जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव प्लेटें होती हैं, तो आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट से जो फील्ड बनती है उसको हम लोग नाम रख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड्स के जरिए इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हो बेटा, एक्सेलरेट कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर रहे हो। और ये जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन होता है, इस एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन की जब स्पीड बहुत हाई हो जाती है, तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। अब मैं यूजेस की तरफ नहीं जा रहा, अभी जो क्वेश्चन है इसके अंदर दो क्वेश्चन है। जो पहले क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इसमें बगैर यूज की बात करा रहा है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 में यूज पे लेके जा रहा है। तो पहले तो सिंपल इसके अंदर ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, अगर आप पढ़ें क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि हाउ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता किस तरह से। ठीक है जनाब, लिनैक में। तो इसका आंसर क्या है, मैंने मार्किंग स्कीम कॉपी पेस्ट मारी है, मैंने कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है जनाब। आप क्या करेंगे, आप यूं स्टार्ट करोगे कि इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड फ्रॉम अ फिलामेंट बाय हीटिंग। ठीक, फिलामेंट को आप गर्म करोगे, यहाँ से शुरू करोगे प्रॉपर वे में। इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड बाय फिलामेंट, और फिलामेंट को आप क्या करोगे, गर्म करोगे, तो इट इज नोन एज थर्मायोनिक इमिशन। These electrons are accelerated by metal tubes, metal cylinders, and these metal cylinders are set of metal tubes in a line. एक लाइन के अंदर मेटल ट्यूब्स लगी हुई हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, इन ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्सेलरेट कर रहे हैं। बेटा मैं अगर बोलूंगा तो फिर पूरा लिख ही ना दूं। मैं अपनी बात रिपीट कर देता हूँ। मैंने पहली बात कही कि इलेक्ट्रॉन्स आर generated by heating a filament। पहले फिलामेंट को हीट करके उसमें से इलेक्ट्रॉन्स आपने जनरेट कर लिए। ठीक है जनाब। these electrons these electrons are attracted by first positive first positively
charged metal tube in front of फिलामेंट। ठीक है बेटा, फिलामेंट के सामने एक मेटल की ट्यूब है। तो जो पहली मेटल की ट्यूब है, वो पहली मेटल की ट्यूब पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। और जब अट्रैक्ट कर रही है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं जनाब, एक्सिलरेट हो रहे हैं। ठीक है जनाब, तो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज मेटल ट्यूब इन फ्रंट ऑफ फिलामेंट के सामने। ठीक। अच्छा, उसके बाद जरा देखिए कि फर्दर प्लेट्स, फर्दर series of metal tubes are connected alternately by AC source। ठीक है ना, AC सोर्स के साथ जो बाकी प्लेटें लगाई हुई हैं वो ऑल्टरनेट लगाई हुई हैं। ऑल्टरनेट समझ रहे हैं ना, एक के बाद एक। मेरी वो पिक्चर कहाँ से दिखी, ये रही जनाब। जो रेड वाली है, रेड के बाद फिर पर्पल है, तो रेड पॉजिटिव है, पर्पल नेगेटिव है, रेड पॉजिटिव है, पर्पल नेगेटिव है। तो ऑल्टरनेट आपने क्या करा है, इनको कनेक्ट कर लिया। और जब आप ऑल्टरनेट कनेक्ट करोगे तब हो क्या रहा है, तो ज़रा देखिएगा, जो आपकी मार्किंग स्कीम की वर्डिंग है कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हो रहे हैं बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहे हैं। अच्छा, इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ती है बिटवीन द गैप्स ऑफ ट्यूब। ट्यूब्स के बिटवीन में जो गैप है ना बेटा, इस वाले गैप वाले पोर्शन में उनकी स्पीड बढ़ती है। ठीक है जनाब, सिलेंडर तो कलेक्ट कर रहा है, सिलेंडर कलेक्ट करता है और आगे थ्रो कर देता है, सिलेंडर कलेक्ट करता है और आगे थ्रो कर देता है। तो जो स्पीड अप का प्रोसेस हो रहा है, वो स्पीड अप का प्रोसेस क्या हो रहा है जनाब, बिटवीन द गैप हो रहा है। आगे चलिए, कह रहे हैं जितनी भी एडजेसेंट ट्यूब्स हैं जो अपोजिट टर्मिनल्स ऑफ पावर सप्लाई से कनेक्टेड है, उनके ऊपर अपोजिटली चार्ज है। और अब अपोजिटली चार्ज है तो जो हमारे पास करंट है, जो फील्ड है वो ऑल्टरनेटिंग है। ठीक है जनाब, तो पावर सप्लाई इज ऑल्टरनेटिंग, काम की बात। मैं तो कह रहा हूँ इसको हटा दो, डायरेक्ट इसको लिखो, वरना ना इससे कंफ्यूजन हो रही है। इसको मैं रेड कलर से उड़ा रहा हूँ, इसको हटा देना बेटा। आप ये वाला सेंटेंस डायरेक्ट उठाना है क्या, कि जो पावर सप्लाई है वो ऑल्टरनेटिंग है, और अब ऑल्टरनेटिंग है तो सो दैट इलेक्ट्रॉन इमर्ज फ्रॉम वन ट्यूब द नेक्स्ट ट्यूब इज पॉजिटिव। जैसे ही इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकल रहा होता है तो अगली वाली पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है ना, पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर लेती है, इलेक्ट्रॉन अंदर कलेक्ट होते हैं और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो सामने वाली ट्यूब पॉजिटिव हो जाती है। तो हर पॉजिटिव ट्यूब अपने आप को मुसलसल क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रही है। एंड टाइम स्पेंट इन ईच ट्यूब मस्ट बी द सेम so as to electron travel faster, the tube must be longer, gaps between the get longer। अच्छा, बस इसके अंदर जो मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा बात लग रही है, जो मुझे समझाने में शायद नहीं समझ में आ रही, बस ये वाली बात कह रहे हैं कि जो ट्यूब है, वो ट्यूब के बिटवीन का जो गैप है वो लॉन्गर होना चाहिए। जितना गैप लॉन्गर होगा, जितना गैप लॉन्गर होगा, ठीक है जनाब, जितना गैप लॉन्गर होगा, वो इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा स्पीड पकड़ता चला जाएगा। ठीक है जनाब, और ये वाली बात का मुझे कोई सेंस नहीं बन रहा कि मतलब स्पेशली बोली जाए कि हर ट्यूब के अंदर टाइम स्पेंट मस्ट बी सेम। ठीक है जनाब, ये जो कह रहे हैं ना टाइम स्पेंट इन ईच ट्यूब मस्ट बी सेम, तो इसकी वजह नहीं समझ में आ रही कि क्यों स्पेशली ऐसा बोल रहा है। वो ठीक है, हमने बात मान ली कि हर ट्यूब का साइज सेम होना चाहिए, ट्यूब सेम हो का साइज सेम होगा तो टाइम स्पेंड भी बिल्कुल सेम होगा, और स्पीड बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी और स्पीड बहुत हाई हो जाएगी। बस जनाब, आपकी मार्किंग स्कीम में इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया और आगे कुछ भी नहीं बोला, आगे वो कुछ भी नहीं बोला, बस खत्म। तो इतनी सी बात है जो मेरी बात समझ में आई है। बेटा लाइबा आपके साथ कमेंट्री करवाऊंगा, लाइबा बेटा अक्टूबर नवंबर, ठीक है बेटा, गौर से सुनिएगा। सर, फिलामेंट को गर्म करेंगे, उससे इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड बाय फर्स्ट ट्यूब विच इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है जनाब, बट दीज सिलेंडर्स और दीज ट्यूब्स आर कनेक्टेड विद एसी सोर्स ऑल्टरनेटली, एसी सोर्स के साथ ऑल्टरनेटली कनेक्ट किया हुआ है। तो as the beam of electron leave the first cylinder, the next cylinder becomes positively charged, so it accelerates the beam of electron।
हर ट्यूब में से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो जो नेक्स्ट ट्यूब है इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। क्यों? बिकॉज दे आर कनेक्टेड ऑलरेडी विद एसी सप्लाई। जब आपने एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो ऑल्टरनेट सिलेंडर ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होते जा रहे हैं। तो एज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन लीव द फर्स्ट सिलेंडर, द नेक्स्ट सिलेंडर बिकम्स positively charged. Thus, it accelerates the beam of electron. The gap between the tubes must be longer so that electron can speed up. जितना ज़्यादा गैप होगा इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा स्पीड अप होंगे एंड देयर स्पीड इज सो इंक्रीज्ड इट अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट। इसकी हम स्पीड को इतना ज़्यादा कर देते हैं कि वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब पहुंचा देते हैं। और अब स्पीड ऑफ लाइट के करीब पहुंचाएंगे ना तो इसका फायदा क्या होगा? फायदे की तरफ अभी 2 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। हाँ बेटा लाइबा, जो समझ में आया हो बेटा बोल के बताओ। नॉट नेसेसरी कि जो मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ उसको हम पढ़ पढ़ के सुनाएं। आपके जो समझ में आया एग्जाम में तो बेटा आपके जो दिमाग में आएगा वो आप लिखोगे ना। लाइबा बेटा जो समझ में आया बोलिए, आई एम साइलेंट। सही, बेहतरीन बेटा बोला आपने, बेहतरीन बोला है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा क्लास के बाद आप इस मार्किंग स्कीम की वर्डिंग को सामने रखते हुए एक प्रॉपर हैंड राइटिंग में आंसर लिख के बेटा मुझे भेजेंगे, ठीक है। ऑल दो कि आप में से कोई भी लिख के भेजता नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ऐसे ही एक वो दिखाना चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास दूसरे स्टूडेंट हैं वो जैसे फॉर एग्जांपल इनको देखने हैं वर्षा को। अब वर्षा को बेटा मैंने काम अगर भेजा होगा ना तो इन्होंने मुझे बिल्कुल प्रॉपर वर्डिंग में देखिए इस तरह से आंसर लिख के भेजा होगा। तो काश आप लोग भी, मैं एक सैंपल दिखा रहा हूँ, ये बच्चे ऐसा भी करते हैं कि इस बच्ची को मैं इस वक्त जो है एडेक्सल में ही वो पढ़ा रहा हूँ वेव वाला चैप्टर। तो स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है मैंने पूरा समझाया, उसके बाद इसने खुद बच्चे ने खुद लिख के भेजा है। तो बेटा आप लोगों को भी चाहिए ना कि स्पेशली लाइबा आपके लिए हमारी ये बात है कि आप मुझे क्लास के फौरन बाद लिख के भेजेंगी इस वाले सवाल का जवाब। ठीक है बेटा, आई होप कि आप मुझे लिख के भेजेंगे। अच्छा चले जनाब, ये हो गई बात। अच्छा अब बात ये हो रही थी कि स्पीड ऑफ लाइट के जब इसको अप्रोच करा देते तो सर इसका फायदा बताएं। तो मैं आपको फायदा बताने जा रहा हूँ। फायदा क्या क्या हो उठा सकते हैं। नंबर वन, कहते हैं सर ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना इसकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी, तो हम लोगों ने एएस में याद है पढ़ा था डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ये कहता है कि किसी पार्टिकल की स्पीड जितनी ज्यादा हाई हो जाती है उसकी वेवलेंथ उतनी छोटी हो जाती है। इट इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ। और डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला था एच अपॉन एम वी। तो आपको पता है एच कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। आप जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते चले जाओगे उसकी वेवलेंथ छोटी होती जाएगी। और जितनी छोटी वेवलेंथ का इलेक्ट्रॉन बीम बनेगी ना तो उस इलेक्ट्रॉन बीम से, ठीक है जनाब, हम बहुत छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस को मेजर कर सकेंगे। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो अगर आप क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में जो एटम्स हैं जो क्रिस्टल्स के अंदर वो किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं, उनका स्ट्रक्चर उनकी अरेंजमेंट स्टडी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मुझे कोई ऐसी वेव चाहिए जिसकी वेवलेंथ बहुत छोटी वेवलेंथ हो। तो बहुत छोटी वेवलेंथ हम इसी तरह से बना सकते हैं कि जनाब हम इलेक्ट्रॉन को बहुत हाई स्पीड पे ले जाएं, वेवलेंथ बहुत छोटी हो जाएगी। छोटी वेवलेंथ से हम लोग क्या करते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू, हम प्रोटॉन के अंदर की दुनिया देखना चाह रहे हैं कि प्रोटॉन के अंदर क्या क्या है। आप तो पढ़ चुके हैं एएस के अंदर, बल्कि मुझे याद नहीं आ रहा कि प्रोटॉन आपने पढ़ा प्रोटॉन के अंदर क्वार्क्स होते हैं, प्रोटॉन के अंदर क्या कुछ होता है। तो इस तरह की बात आप लोग सारे लोग पढ़ चुके हैं सारे। ये क्वार्क्स का नाम वगैरह सुना हुआ है आपने? नहीं नहीं, फिजिक्स में नहीं, तो फिर वो इसका मतलब है वो उससे अगले वाले चैप्टर में भी आने वाला है, ठीक है। तो हम फॉर एग्जाम्पल जरा अगला सवाल देख लें, अगले सवाल में आपको मेरी ये वाली बात मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जनाब इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलेरेटर से बाहर निकलता है
तो उसकी बहुत हाई स्पीड होती है, भाई बहुत हाई एनर्जी होती है। तो कह रहे हैं क्यों इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जीज की जरूरत पड़ती है अगर हम प्रोटॉन के स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं। अब आप देखें प्रोटॉन का स्ट्रक्चर, क्या बात है जनाब, प्रोटॉन के अंदर की दुनिया पढ़ेंगे, प्रोटॉन के अंदर क्या है। तो प्रोटॉन के अंदर की दुनिया देखने के लिए इलेक्ट्रॉन को बनाएंगे हाई स्पीड पे वेव, और वेव बना के फिर प्रोटॉन के अंदर झांकेंगे कि बताइए प्रोटॉन के अंदर क्या है। तो उसका आंसर क्या लिखा हुआ है मार्किंग स्कीम में, यूँ लिखा हुआ है कि जितनी हाई हाई एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, जितनी हाई स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन की, उसकी उतनी छोटी वेवलेंथ होगी। जितनी छोटी वेवलेंथ होती है ना, तो उसका उससे बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में डिफ्रैक्शन कराना आसान हो जाता है। तो लिखा हुआ है कि वेवलेंथ जितनी कंपैरेबल विद द साइज ऑफ प्रोटॉन होगी, तो प्रोटॉन के साइज के कंपैरेबल वेवलेंथ होगी। तो ऑब्वियसली फिर हमारे लिए उसको स्टडी करना आसान हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये एक यूज बता दिया, एक और यूज बता दूं। जो अभी जो मैंने आपको वीडियो यूट्यूब वाली दिखा रहा था ना, जो उस यूट्यूब वाली वीडियो में वो लोग करते ही हैं कि कोई ना मेटल की प्लेट होती है, ये मेटल की प्लेट है जिसको मैं बोल रहा हूँ टारगेट प्लेट। इस टारगेट प्लेट के ऊपर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को बहुत हाई स्पीड पे लेके जाते हैं। और जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन हिट करता है मेटल की प्लेट को, तो शायद हम आपके कोर्स में पढ़ा चुके हैं कि मेटल की प्लेट में से निकलने लगती हैं एक्स रेज। ठीक है ना। तो एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए, और एक्सरे बहुत शॉर्ट वेवलेंथ की प्रोड्यूस करने के लिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इट शुड बी वेरी हाई स्पीड, इट शुड बी वेरी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। जितनी हाई स्पीड होगी उसकी वेवलेंथ उतनी छोटी होगी, जितनी छोटी वेवलेंथ होगी तो वो एक्सरे उतनी शॉर्ट वेवलेंथ की प्रोड्यूस करवाएगा। तो जो वीडियो में भी हो सकता है क्लास के बाद लिंक उसका शेयर करूँ, देख लीजिएगा ऐसी। ऑल्दो कि वो आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, उसमें कुछ ज़्यादा ही उन्होंने लंबी कर दी है। बस काम की बात ये है कि जनाब के इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सेलरेट करना है, और ये जो हमने टॉपिक पढ़ा है इट इज़ कॉल्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर। तो पार्टिकल एक्सेलरेटर में इलेक्ट्रॉन को किस तरह स्पीड अप करते हैं उसकी कहानी हमने सुना दी है। कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई लंबी चौड़ी कोई फार्मूला कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। आप इसको एक दफ़ा अपने हाथ से लिख लेंगे बेटा लाइबा, आपको ये टॉपिक बड़े आराम से कंट्रोल में आ जाएगा। तो आई होप कि आप मुझे क्लास के बाद इसे प्रॉपरली लिख कर भेजेंगी। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। हाँ बेटा बोलिए अनस। इलेक्ट्रॉन को, हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन स्पीड अप हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन स्पीड अप हो जाता है तो स्पीड अप होने पर इलेक्ट्रॉन के जरिए प्रोटॉन की स्टडी करते हैं। अब ये वाली जो बात जो इन्होंने पूछी है ना, अनस भाई ने, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे इनको थोड़ा सा उल्टे ट्रैक पे लेके जाना पड़ेगा। जरा उल्टा ट्रैक ये है कि ये बताइए कि जब कोई बच्चा छोटे लेवल पर होता है तो हम बच्चे को ये वाली बात पढ़ाते हैं कि भाई किसी भी चीज़ का बेटा मास मेजर करना हो ना, तो उसको बीम बैलेंस पे रखते हैं, और बीम बैलेंस पे रख के किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मेजर कर सकते हैं। ये मैंने कोई ऑब्जेक्ट ला के रखा, ये मैंने वेट ला के रखी और मैं इसका मास मेजर कर लूंगा। बच्चे के दिमाग में बात आ गई, सर मास मेजर करने का तरीका होता है बीम बैलेंस में रख के बैलेंस कर लेते हैं। अब बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे ने बड़े होकर एक दिन फिजिक्स में पढ़ा कि हमारी ज़मीन का जो मास है ना, वो ज़मीन का मास इतना है। अब बच्चे के दिमाग में फौरन बात आई, अनस जैसे बच्चे के दिमाग में, कि सर ये जो ज़मीन है, सर इस ज़मीन को कौन से बैलेंस के अंदर रखा होगा जिसमें रखकर ज़मीन का मास तोल के बताया है 6 एक्सपोनेंट 24 kg है। तो फिर मैं अनस को कहूँगा बेटा देखिए, जब आप छोटे लेवल पर होते हैं तो मेजरमेंट की टेक्निक्स कुछ और होती हैं, जब हम बड़े लेवल पर आ जाते हैं तो मेजरिंग टेक्निक्स कुछ और हो जाती हैं। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि मैं किसी बच्चे को पढ़ाऊँ कि मैं किसी सॉलिड मटेरियल के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहता हूँ। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर केमिस्ट्री का टीचर यूँ आपको पढ़ा सकता है कि भाई NaCl में सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में क्रिस्टलाइन लैटिक्स होती हैं। उन क्रिस्टलाइन लैटिक्स में ये सोडियम आयन होता है, ये क्लोराइड आयन होता है, ये सोडियम आयन, ये क्लोराइड आयन। अब इस सोडियम और क्लोराइड आयन को कैसे देखेंगे? तो देखने के लिए बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, उस पर लाइट डालेंगे वो हमें नजर आने लगेगा। लेकिन मेरे भाई, जब हम एक्सरे के जरिए एक्सरेज के जरिए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो ये मेथड नहीं होता कि उसके ऊपर एक्सरे डालेंगे तो उसका इमेज हमें स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। उसको देखने का कोई दूसरा तरीका होता होगा क्या? हम उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट कराते हैं, उससे उसका कराते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन से सामने स्क्रीन पे बनती है फ्रिंजेस। उन फ्रिंजेस का साइज कैलकुलेट करके बता देते हैं कि
क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या हो रहा होगा। ठीक है। तो आई होप कि अनस को मेरी ये बात यूं समझ में आना चाहिए कि अनस जिस लेवल पे A2 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वहां पे अगर वो ये सोचेंगे कि मैं एक्सरे पैदा करूंगा और प्रोटॉन को सामने रख के कैसे देखूंगा सर, विजुअलाइज कराएं, तो ये बड़ी मजाहिया बात हो जाएगी। क्योंकि हम बड़ी क्लास में बेटा जब आते हैं ना, तो हमारी मेजरिंग टेक्निक्स चेंज हो जाती हैं। तो ये वो वाली मेजरिंग टेक्निक्स नहीं होती जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं। ठीक है। आप पढ़ोगे अभी A2 में ही एस्ट्रोनॉमी, आप A2 में पढ़ोगे कॉस्मोलॉजी। अब कॉस्मोलॉजी में पढ़ाएंगे कि जो बिग बैंग हुआ था आज से 14 बिलियन ईयर पहले हुआ था। अब अनस हो सकता है पूछ सके, सर किसने 14 बिलियन ईयर पहले खड़े होकर देखा था कि ये बिग बैंग हो रहा है। ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग हबल्स लॉ पढ़ेंगे, पूरी यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है, सारी चीजें एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। सवाल अनस पूछेंगे, सर हम क्या स्पेस में रह के खड़े होके देखेंगे तो हमें हर चीज दूर भागती हुई नजर आ रही। भाई तो ये पूरी कहानी मुझे सुनाना पड़ेगी ना जो मैं सुना रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हर क्लास में मेजरिंग टेक्निक्स बेटा चेंज होती रहती हैं। तो हर चीज को उस लेवल पे जाके नहीं देखो कि हम जमीन का को तोलने के लिए बैलेंस में कैसे रखेंगे। ठीक है ना। तो बस ये वाली बात कह के हम लोग जान छुड़ाएंगे क्या, कि हम इलेक्ट्रॉन को बहुत हाई स्पीड पे लेके जाएंगे, हाई स्पीड पे ले जाकर वो वेव की तरह बिहेव करेगा, उस वेव की तरह बिहेव करके उस इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन की स्टडी में यूज करेंगे और प्रोटॉन का स्ट्रक्चर स्टडी कर लेंगे। क्या अनस के पास अब ये वाला सवाल बचा कि सर वो देखेंगे कैसे, आप मुझे तरीका बताएं। अनस भाई मैंने काफी लंबी कर दी ऑल दो, हाँ बोले बोले अनस। हाँ ना, आप आइंदा तो नहीं पूछेंगे ना इस तरह का सवाल। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अभी जब मैं एस्ट्रोनॉमी पढ़ाऊंगा उसमें तो इतनी लंबी लंबी फेंकूंगा तो आप तो बोलेंगे सर ये आप पता नहीं कहाँ से सुना रहे हैं। आप खुद बताओ ना, 14 बिलियन ईयर पहले बिग बैंग हुआ, ये A2 का ही सवाल है। अब आप मुझे अब मैं आपको क्या जस्टिफाई करा सकूंगा 14 बिलियन ईयर पहले किस बंदे ने खड़े होकर वहां पे देखा होगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात की है या उससे भी पहले की बात है या पता नहीं कब की बात है वगैरह वगैरह। तो इसलिए इस तरह के सवालों को आई थिंक कंट्रोल करना चाहिए A2 में आकर के। अच्छा जनाब जल्दी से आगे आ जाइए। ये वाला सवाल हम लोग कल कर चुके हैं। ये देखिए, ये ना पॉजिट्रॉन पाइऑन म्यूऑन, ये भी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। ठीक है ना, ये इस चैप्टर का है भी नहीं, इसको अभी छोड़ दें। और है अगेन ये इस सवाल के अंदर फिर दोबारा एंटर हो गए। ठीक है। अब इस सवाल को देख के तो समझ में आ ही जाता है कि ऊपर से एक बॉल छोड़ते, वो बॉल लुढ़कती हुई आती है और हिल के ऊपर चढ़ती है, और हिल अपोज करता है बॉल के ऊपर चढ़ने को। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि हम लोग कल तक पढ़ रहे थे कि अल्फा पार्टिकल को गोल्ड का न्यूक्लियस अपोज करता करीब आने से। तो वही बातें यहाँ पर होने वाली हैं। अब ये सवाल के अंदर सवाल सुनिए, सवाल के अंदर वही वाली कहानी सुना रहे हैं, पूरा क्वेश्चन पहले वही उन्होंने लिखा है। पर काम की बात क्या है, कह रहे हैं ये बताइए जो हिल है, ये हिल किस तरह एक सुइटेबल मॉडल है जो बता सके कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होती है, तो वहां पे भी कुछ ऐसा हो रहा होता है जैसा कि इस एक्सपेरिमेंट में हो रहा था कि बॉल करीब आई और ऊपर चढ़ नहीं पाई और चढ़े बगैर इधर उधर से डिफ्लेक्ट हो गई। तो इस चीज को एक्सप्लेन करना है, तो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन अगेन मार्किंग स्कीम से छापी है। कहते हैं जनाब ये जो हिल है ना बेटा, हिल, ये जो हिल है, इस हिल की जो कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस बिल्कुल ऐसी ही है, एग्जाम्पल दे रहे हैं जैसा कि एटम में न्यूक्लियस के अराउंड रेडियल फील्ड। ये बात तो हम लास्ट क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हिल की कर्व सरफेस ऐसी ही है, एग्जाम्पल दे रहे हैं ऐसी ही है जैसे एटम के न्यूक्लियस के अराउंड रेडियल फील्ड। फिर खुद क्वेश्चन में उन्होंने लिख के दिया हुआ है कि ये जो H है ना बेटा, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो बेटा ये वाली बात मैंने यहाँ पे छापा मारी कि क्वेश्चन में गिवन है कि H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, यानी हम जमीन से, इस हिल की जमीन से जितना ऊपर जाते जा रहे हैं हाइट बढ़ रही है, और हाइट बढ़ रही है तो R जो है वो छोटा होता जा रहा है, आर छोटा होता जा रहा है, कोने पे एज बनने की कोशिश कर रहा है, कोन बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी हमने मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली यूँ लिखा हुआ है कि ये चीज़ बिल्कुल ऐसी ही है जैसा एटम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है कि न्यूक्लियस में जितना ज़्यादा चार्ज होता है, तो जिस तरह इस हिल की जितनी ज़्यादा हाइट होगी वो उस बॉल को ऊपर जाने से उतना रोकेगी। बिल्कुल इसी तरह किसी चार्ज के न्यूक्लियस में जितना ज्यादा पोटेंशियल होता है, चार्ज होता है, वो अल्फा पार्टिकल को करीब आने से उतना ज्यादा रोकता है अराउंड आ पॉइंट चार्ज। ठीक। तो इसको बेटा एनालॉगस बनाने की कोशिश करें जो हम लोग लास्ट क्लास के अंदर टॉपिक पढ़ते हुए आए। अरे जनाब जरा जल्दी से आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 में अगेन अल्फा पार्टिकल को लेके बैठ गए, और अल्फा पार्टिकल पे हम अब इतनी सारी बातें सुन चुके हैं कि मैं खामोश रहूंगा, और अनस मुझे बताएंगे बेटा कि ए ऑप्शन पढ़े और मुझे सिर्फ ए पे बताएं कि आपके ख्याल में सही है या नहीं। मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स कम स्ट्रेट बैक। मोस्ट अल्फा पार्टिकल, क्या ऐसा था कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट बैक हो गए थे? ये तो बिल्कुल ही बेवकूफाना बात हो गई ना, क्योंकि मोस्ट अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए थे। तो ये वाली बात सही है, स्ट्रेट चले गए थे, स्ट्रेट चले गए थे, तो सारे के सारे टकरा के वापस आ गए थे, बेवकूफाना बात है। अच्छा, अब सी और डी में से आंसर है। अच्छा जी, अब हम पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियस इज चार्ज। अच्छा, आप कह रहे हैं डी। सी है ना यार, जब सीधा जा रहे हैं तो एम खाली होगा ना यार। ठीक है। और डिफ्लेक्शन की बात करता था, तो डिफ्लेक्शन के लिए कहते हैं न्यूक्लियस चार्ज है। चलो शुक्र है, आपने कवर कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद हम सारिम भाई को थोड़ा तंग कर लें, क्योंकि सारिम से हमने एक सवाल भी नहीं करा। सालिम यार, ये बता, सारिम हमें ये बताइए कि हम लोग एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है जनाब। तो ये जो साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड यूज की थी? यस, यूज की थी भाई। तो ये जो लिखा हुआ है नॉट यूज, तो ये बिल्कुल ही फेल हो गई कहानी। मतलब ये बिल्कुल फेल हो गई कहानी, सॉरी। ठीक है जनाब। तो साइक्लोट्रॉन में यूज्ड एक्सेलरेट पार्टिकल, यूज टू एक्सेलरेट पार्टिकल। हमें करेक्ट आंसर चाहिए, रॉन्ग आंसर चाहिए? हाँ पढ़ लो भाई, विच रॉ इन द टेबल करेक्टली डिस्क्राइब। हाँ ठीक है, ठीक है, करेक्टली चाहिए, करेक्टली चाहिए। तो साइक्लोट्रॉन में मुझे भी याद है, मैग्नेटिक फील्ड का काम था इलेक्ट्रॉन को गोल रास्ते पे घुमाना। और याद रखिएगा, गोल रास्ते पे घुमाने का नाम भी एक्सेलरेट करना होता है, क्योंकि गोल रास्ते पे घुमाने में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। हाँ, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड बढ़ा रही थी, सही बात है। तो मुझे तो ये बिल्कुल आंसर सही लग रहा है, मुझे सही आंसर लग रहा है। ठीक है जी। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, लाइनेक, जो लाइनेक है, लाइनेक में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट यूज्ड। अबे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड से तो स्पीड बढ़ा रहे होते हैं। हाँ। उसके बाद लाइनेक में मैग्नेटिक फील्ड भी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। तो अभी आपने देखा कि खाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी। इलेक्ट्रिक फील्ड से खाली स्पीड अप करा रहे थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे, ओनली स्पीड अप करा रहे थे। और अब स्पीड अप करा रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी। मैग्नेटिक फील्ड तो अभी मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई, कहीं भी नहीं थी। इसलिए डी बिल्कुल रॉन्ग हो गया, तो बस इसका आंसर बी बन गया। ठीक है। अलबत्ता एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि अभी जब मैं आपको लिनैक की यूट्यूब वाली वीडियो दूंगा ना, तो यूट्यूब वाली वीडियो के अंदर एक तो वो उन्होंने दो बातें उसमें ज़्यादा बोली हुई हैं। नंबर वन, कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, जब स्पीड इसकी स्पीड बहुत हाई हो जाती है, तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को मेटल की प्लेट से हिट कराते हैं, हिट करा के एक्सरेज पैदा करते हैं, और उन एक्सरेज से हम अपनी मेडिकल फिजिक्स में यूजेज करते हैं। इट्स ओके। लेकिन एक और नई बात जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ बेटा, वो ये कि यार ये बताओ, हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और जो बच्चे चश्मा लगाते हैं उनको भी पता है कि हम आँख के आगे जो चश्मा लगाते हैं, ये चश्मा लेंस होता है, और ये लेंस गिलास का बना हुआ होता है। और गिलास से बना हुआ लेंस क्या करता है? सर, गिलास से जो बना हुआ लेंस होता है, ये अगर कन्वर्जिंग लेंस है, तो कन्वर्जिंग लेंस सर अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाली सारी की सारी लाइट रेस को एक जगह पे कन्वर्ज कर देता है। और अगर डाइवर्जिंग हो तो वगैरह वगैरह, ये आपको पता है। ठीक। लेकिन ये लाइट बीम के रास्ते को चेंज कर देता है, रिफ्रैक्शन करा देता है। ठीक। लेकिन आपको पता है कि जो लेटेस्ट लेंसेज होते हैं, ठीक है जनाब, बेहतरीन हाई टेक्नोलॉजी एच डी लेंस होते हैं, वो गिलास के नहीं होते। किस चीज़ के बने हुए होते हैं? तो आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, क्योंकि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड है। कि जनाब, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबाइल सेट में होती है। उस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन में रिफ्रैक्शन कराने के लिए, यानी बीम को बेंड कराने के लिए यूज कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और जब मैग्नेटिक फील्ड यूज कराते हैं, तो आपको याद है मैग्नेटिक फील्ड में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, और उसकी डिफ्लेक्शन से हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं एज अ कन्वर्जिंग लेंस, एज अ डाइवर्जिंग लेंस, एज अ लेंस। तो मेरे ख्याल में आपके लिए ये नई बात होना चाहिए कि हम लोग बचपन से जिंदगी भर देखते हुए आ रहे हैं कि लेंस गिलास का है, लेंस गिलास का है। लेकिन आज सुन लें कि लेंस मैग्नेटिक फील्ड का भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड को एज अ लेंस भी यूज करते हैं। ठीक। और जो मैं आपको वीडियो अभी शेयर करूंगा, उस वीडियो में भी मैग्नेटिक फील्ड को बतौर उन्होंने यूज किया है एज अ लेंस। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 मुझे नहीं कराना चाहिए,
रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब तो हद हो गई भाई कि रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। और उसके जो आंसर है वो भी मैंने यहाँ पे सीधा सीधा कॉपी पेस्ट मार दिए हैं। आप इसको वही पढ़ोगे और इसके अंदर कहानी वही वाली है। जरा अब मैं एक दफा से अंडरलाइन कर दूं तो अब आप बोलेंगे सर बहुत हो गई। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, बहुत थोड़े से अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए 90 डिग्री के एंगल से बड़े पर। और इससे हमने क्या कुछ रिजल्ट निकाला, वो सारे के सारे रिजल्ट्स हम पिछली 2 क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एटम का सारा मास उसके सेंटर में है। और ये सारी की सारी बात उस बात के अगेंस्ट है जो पुराना एटॉमिक मॉडल था। पूरा एटॉमिक मॉडल मॉडल कह रहा था कि पूरे एटम में पार्टिकल फैले हुए हैं, लेकिन रदरफोर्ड ने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो ये मैंने मार्किंग स्कीम से सीधा सीधा कॉपी पेस्ट मारा है। आप आराम से इस सवाल को कर सकते हो, तो मुझे ये सवाल कराना नहीं चाहिए। नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 19 मुझसे पता नहीं क्यों दब गया। इसमें मुझे याद आता है नीचे यूरेनियम है 92, ऊपर शायद 238 लिखा हुआ है। 238 लिखा हुआ है। और सवाल ये है कि इसमें प्रोटॉन 92 है, बताओ न्यूट्रॉन कितने। तो ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो यार। न्यूट्रॉन के लिए 238 माइनस 92 करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। 238 इज द टोटल मास, 92 नंबर ऑफ प्रोटॉन, सब्ट्रैक्ट करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है जी। तो इसलिए मेरे अपने ख्याल में कि ये जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक के इस शीट के मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। और अब हम अगली क्लास में, सारे में ही बताइए इस अगली क्लास में टॉपिक अब कौन सा बाकी बचा है हमारे पास यूनिट 4 का। खत्म 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 खत्म, फिनिश हो गया। पार्टिकल इंटरेक्शन बाकी होगा ना, वो म्यू ऑन की के ऑन और पता नहीं क्या कुछ। अरे क्वेश्चन नंबर, हाँ हाँ मैं भी वो भी देख लेता हूँ। वो पीएमटी से डालूंगा। अच्छा मैं समझ रहा था सवाल खत्म हो गए, तो ये क्वेश्चन 20 भी एक और पड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहे हैं? अच्छा ये वही वाला सवाल है, घिसा पिटा सवाल है क्या, कि इलेक्ट्रॉन को हम एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सोर्स बीम बिकम अ बीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बीम को हम किस तरह से हाई स्पीड या हाई एनर्जी बीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भाई वही मैंने जो तरीका बताया ना, जो वो भी ऊपर आप लिनैक में सीख कर आए हो, बस वो लिनैक वाला तरीका ही सीख लो। ठीक है जनाब। क्या होता है सर, हम पीडी अप्लाई करेंगे। पीडी का मतलब कोई ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगाएंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स सिलेंडर्स में या ट्यूब्स में ऑल्टरनेट लगाएंगे, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी इलेक्ट्रॉन्स पर, उनकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी तो वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और ये इंक्रीज कर देगी इनकी वेलोसिटी को। तो ये मैंने आखिरी सवाल निपटाए हैं, पढ़ाया कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हम वो सारी बातें वो कर रहे हैं जो हम लोग पिछले सारे सवालों में मुसलसल देखते हुए आ रहे हैं। इसलिए हम आज की रिकॉर्डिंग को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। और सारे भाई इससे सॉरी अनस, इससे पीछे वाली भी सारी रिकॉर्डिंग मैंने सीक्वेंस से यूट्यूब पे डाल दी है, उसी के बाद ये वाली भी डाल दूंगा।